बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा पावर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पावर। हालांकि उस पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते, उसमें ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं कि 2-3 बल्ब हैं, उनको सीरीज में अटैच कर दिए, एक किसी बैटरी से कनेक्ट किए या किसी पर्टिकुलर वोल्टेज सप्लाई से दिए, तो कौन बल्ब ज़्यादा ब्राइटली लाइट देगा, कौन कम देगा। तो इस तरह का, या सीरीज में है, पैरेलल में है। तो हमने देखा पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में, उस पर ही मेरा एक पूरा वीडियो चला गया पावर को लेकर। और पावर की इम्पॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि उससे ढेर सारे और क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन और यूनिट और ये किलोवाट आवर, ये सारी चीज़ें हैं, सब उसमें हैं। और उसके ढेर सारे एग्जांपल्स थे, हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको सारे एग्जांपल्स बताए हैं बेटा। फ्यूज वायर के बारे में भी था क्वेश्चन और वो सब। तो बाकी रेजिस्टेंस पे कैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है, लंबाई, लेंथ या उसका, वो सब चेंज करके। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल क्या होता है बेटा? आप सेल हमेशा यूज करते हैं। सेल एक ऐसा, इसमें 2 तरह के होते हैं, ड्राई होते हैं, ड्राई सेल होते हैं, और एक लिक्विड कंटेनिंग, लिक्विड वाले सेल्स होते हैं जिनको आप देखें। तो ड्राई वाले जो ज़्यादातर अब छोटे छोटे बैटरी जो सब देखते हैं वो ड्राई वाले होते हैं, और लिक्विड वाले जो होते हैं तो उसमें सलूशन होता है। आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो जो बैटरी पहले आती थी 12 वोल्ट की, अभी भी जो बड़ी बैटरी यूज होती हैं गाड़ी में, तो वो लिक्विड रहता है। लिक्विड बेसिकली उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या तो नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, या अमोनियम क्लोराइड होता है। इस तरह के अलग अलग वो रहते हैं। बेसिकली ज़्यादातर एसिड वाले ही रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह का। इसमें जो है 2 इलेक्ट्रोड, इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक मान लो कॉपर हो गया, एक जिंक हो गया, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होता है कि उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। अब H2SO4 है, जैसे ये सब केमिस्ट्री वाला पार्ट है। इसमें जो है तो अब कॉपर से रिएक्ट करेगा तो CuSO4 बनेगा, प्लस कॉपर के आयन बनेंगे, ठीक है। इसी तरह जिंक, तो ये यहाँ से फिर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये 2 आयन आया तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ठीक है बेटा, इस तरह का। तो इसी तरह से जो है जेड भी ये करता है, तो ZnSO4 बन जाता है, ZnSO4, ठीक है। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो इसमें आयन भी रहेंगे। सोल्यूशन में क्या क्या रहेंगे? बेसिकली आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं और आयंस हैं। आयंस मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले, जिंक हुए, कॉपर हुए, ये। तो बेटा इसमें जो आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस, वो जैसे इसमें बैटरी में जनरली ये देखा जाता है कि जो जिंक होता है, इसका एक्चुअली जब आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है सबका, ठीक है। जिसका हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, लोअर वाले को रिप्लेस कर देता है। अब जिंक का जैसे ज़्यादा है तो CuSO4 से जिंक कॉपर को रिप्लेस करके जिंक बन जाएगा, ठीक है, ZnSO4 बन जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ से जो आयन है जैसे जिंक के, अब ये एनोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी को, उसे एनोड कहते हैं, एनोड, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव वाले का, और इसको कैथोड बोलते हैं। तो अंदर जो है आयन, अंदर कैथोड से एनोड की तरफ, प्लस इलेक्ट्रॉन जो है किधर से किधर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज जो है कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर जाएंगे, जितने पॉजिटिव हैं कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। और फिर इधर ऐसे, तो इसमें वही है कि बैटरी, जैसे मान लीजिए कोई बैटरी हम कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी को तो खाली हम सिंपली एक रेजिस्टेंस। अब इसमें होता क्या है
इधर सब पॉजिटिव वाले जो आयंस हैं वो इधर जा रहे हैं पॉजिटिव इसकी तरफ, तो एक वर्क डन करना पड़ेगा। अब इधर ऑलरेडी पॉजिटिव पोटेंशियल है और इधर से और पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव इधर आना मतलब इलेक्ट्रॉन उधर जाना, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से इस पे आते हैं, ये जमा होते रहते हैं पॉजिटिव वाले और इधर नेगेटिव, जब इधर से प्लस जाएगा तो इधर नेगेटिव, तो इनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। तो यहीं अगर आगे हम कनेक्ट कर दें तो वो पॉजिटिव इधर, तो अब कोई वायर में कनेक्ट करोगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज तो जाएंगे नहीं, तो वहाँ पे क्या है, इधर जो इलेक्ट्रॉन हैं इस साइड जो जमा हो रहे थे वो इधर आना शुरू कर दिए। तो इधर आएंगे तो हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन इधर आना मतलब करंट इधर जाना, ठीक है। तो इस तरह से तो इसमें एक वर्क डन होता है इधर से इधर आने पे, क्योंकि सॉल्यूशन के बीच पॉजिटिव चीज़ों को पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो इसमें एक वर्क डन होता है। तो वो वर्क डन जो है, तो पर यूनिट चार्ज जितना वर्क डन होता है बेटा dW/dQ, जितना चार्ज इधर से इधर आया, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, उतना वर्क डन, इसको बोलते हैं EMF ऑफ सेल। EMF बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब उस आयन को जो मूव कर रहा है उसको मूव कराने के लिए जो फोर्स लग रहा है, इसमें रेजिस्टेंट होता है अगेंस्ट, इधर पर पॉजिटिव एनोड है और इधर से सब पॉजिटिव जा रहे हैं, तो रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन फिर भी उधर जा रहे हैं, तो उसके लिए केमिकल एनर्जी यूज होती है और केमिकल एनर्जी की वजह से ये वर्क डन होता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं है, ये क्या है, बल्कि जूल पर कूलाम, वर्क डन पर कूलाम, मूविंग पर कूलाम चार्ज। तो इस तरह से कोई भी बैटरी है तो बैटरी के जो टर्मिनल पे पोटेंशियल, तो इस पे क्या है कि आयन यहाँ से यहाँ तक मूव हो रहे हैं बेटा, तो वहाँ पे भी एक तरह से क्या होगा, एक तरह से क्या होगा, मतलब रेजिस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे भी रहेगा। तो ऐसे रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से शो करते हैं। तो यानी कि कोई भी बैटरी या सेल, एक्चुअली सिंगल सेट को सेल बोलते हैं और यहीं ढेर सारे सेट हो जाएं तो उनको बैटरी बोलते हैं। तो ये भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी बैटरी हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बैटरी या सेल हम लोग बैटरी बोल देते हैं। बैटरी का मतलब समझिए ग्रुप ऑफ सेल। बैटरी किसे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। और सेल इंडिविजुअल जो ये है उसको सेल बोलते हैं, एक यूनिट जो है इस तरह का। तो ऐसे किसी उसमें कनेक्ट करोगे बेटा, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे R मान लो कनेक्ट कर दिए, तो ये है कि इसका EMF अगर मान लो 10 वोल्ट है, तो वो EMF जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 10 वोल्ट है। यहाँ से E का यूनिट भी dW/dQ, तो एक तरह से क्या हो गया, पर यूनिट चार्ज। तो ये वोल्टेज ही तो हुआ, वोल्टेज का जो यूनिट है वोल्टेज में हम निकालते हैं वर्क डन बाय मूविंग पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू दैट पॉइंट। तो यहाँ पे 10 वोल्ट, लेकिन एग्जैक्टली इस बैटरी के पास जो वोल्ट होगा वो 10 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा I इधर सर्किट में, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी इसके पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो हम ऐसे मान लेंगे छोटा सा, फिर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से होकर, ये पूरी हमारी बैटरी होगी, बैटरी या सेल जो भी कहें, बैटरी या सेल। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो इसका जो एक्चुअल पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये होगा। तो वो क्या होगा, अगर I करंट है तो पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग कैसे लिखते हैं, VE
माइनस आई आर माइनस आई आर, ठीक। ये तो हम ई माइनस आई आर अंदर वाले का अगर माइनस आई आर तो ये पोटेंशियल मिला। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल के टर्मिनल के बीच आया वो क्या आया, V इज इक्वल टू आई आर, और ये V किसके बराबर हुआ, ई माइनस आई आर। मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उतने की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको माइनस कर देंगे। समझ में आया बेटा? ठीक है। तो ये कुल मिला जुला के देखिए यही है, मतलब जो भी पोटेंशियल रहेगा तो यहाँ पे वही बोले हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एक होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। मूविंग पॉजिटिव चार्ज इटसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरह का ये रहेगा। और ये जो है यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, और इसका यूनिट मैंने बताया ये वोल्ट ही है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं बल्कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस का वही मैं बोला कि ये आपकी अगर बैटरी है तो इसके टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो क्या होगा, ई माइनस आई आर, ये होगा वोल्टेज। तो ये वोल्टेज जो है, ये वाला वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहीं इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को करंट सप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम ये फार्मूला जो निकल गया ये, इसमें कई बार इस पे क्वेश्चन आते हैं, पूछ देता है कि टर्मिनल के बीच पोटेंशियल V है तो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी दिया है, ये भी दिया है, ये पूछ देगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो इस तरह का। अब जाहिर सी बात है बैटरी, हम लोग ये भी देखते हैं कि बैटरी को चार्ज भी करते हैं, चार्ज एंड डिस्चार्ज। बैटरी जब किसी सर्किट में लगती है तो क्या होती है, डिस्चार्ज ही तो होता है, डिस्चार्ज होता है। भाई यहाँ से हम बैटरी को जोड़ दिए, किसी सर्किट में जोड़ दिए, यहाँ मान लो छोटा सा बल्ब है R रेजिस्टेंस का, ठीक। तो यहाँ से करंट जाने लगा, बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगी। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, क्योंकि करंट पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव अपना नॉर्मल जा रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल जो हम लिखते हैं ई माइनस आई आर। चार्जिंग जब करते हैं, बैटरी को चार्ज जब करते हैं बेटा, तो चार्ज वाला आप समझ लीजिए कि हम चार्जिंग के टाइम पे बैटरी का जो निगेटिव होता है, ठीक है, निगेटिव पे जो चार्जिंग वायर जिससे चार्ज करते हैं करंट से, उसका पॉजिटिव अटैच करते हैं, और पॉजिटिव पे जो है निगेटिव केबल अटैच करते हैं। तो करंट उल्टे डायरेक्शन में बहता है, करंट जो अभी तक इधर से इधर आ रहा था अभी इधर से इधर जाता है। तो चार्जिंग के कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस इस पे क्या हो जाएगा, टर्मिनल का ये हो जाएगा चार्जिंग में, डिस्चार्जिंग में ये है, ठीक याद रहेगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट मतलब कि बैटरी के दोनों टर्मिनल को ऐसे किसी वायर से जोड़ दिए, इसमें कोई रजिस्टर नहीं लगा है, कोई रेजिस्टेंस इस तरह का नहीं है, तो कहीं भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। तो ये है कि पूरा जो है पूरा करंट बहुत हाई करंट, क्योंकि करंट जो आता है वो क्या होता है V/R। जब R जीरो कर दोगे तो करंट इन्फिनाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट। तो कोई भी वायर है, कोई वो हो, उस R कभी जीरो नहीं हो सकता, नेवर जीरो। सबका अपना कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होते हैं जो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, जैसे कापर है, सिल्वर है, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। तो ये है कि उसमें क्या है, करंट बहुत तेज़ी से हाई करंट। तो इसीलिए जब कोई डिवाइस अपना शॉर्ट सर्किट मतलब उसको बाईपास करके कहीं से कनेक्शन हो जाता है तो करंट पूरा बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, और इसमें क्या होता है कि फिर हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, फ्यूज वायर जो होता है I² प्रोपोर्शनल टू R³। तो वो फ्यूज का करंट जो है, उसका लिमिट जो करंट है वो बढ़ जाता है तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा तो वो
डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो ये सब सेफ्टी फीचर्स हैं घरों में स्पेशली। आजकल अब फ्यूज वायर की जगह पे क्या आते हैं, एमसीवी आने लगे हैं। ये और अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें क्या है कि फ्यूज वायर में क्या है कि एक बार वो जल गया तो फिर से आपको दूसरा लगाना पड़ता है। ठीक है बेटा। लेकिन इसमें क्या है, एमसीवी में इसमें क्या है कि एमसीवी डाउन हो जाती है, उसको फिर से ऊपर कर दोगे फिर से आ जाएगा। ठीक, एक करंट एक लिमिट से ज़्यादा हुआ तो एमसीवी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, तो उसको फिर से ऊपर करते हैं। चलिए एनीवे, तो अब हम ये बताते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब आता है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब हम कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी ढेर सारी बैटरी हैं, जैसे ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, फिर ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इस तरह से। तो मतलब ये है कि सब E1 E2 इस तरह का जोड़े हैं, तो उनका इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना होगा। इक्विवेलेंट मतलब ईएमएफ जो होगा, इक्विवेलेंट हमें निकालना हुआ। तो ये बेटा बहुत इसमें डीप में नहीं जाना है, मैं आपको बता दूं कि इसमें भी कम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज होता है। तो सीरीज में आप क्या करोगे, मान लो कि ढेर सारे बैटरी थे, ढेर सारे बैटरी हैं, इन सबको ऐसे कनेक्ट किए, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लो अपना आर है। ठीक है, तो इसमें करंट अगर आई जा रहा है, करंट आई जा रहा है, तो पहले तो करंट अगर कोई पूछे, मान लो E1 R1, E2 R2, E3 R3। ठीक, तो यहाँ पे सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में ये सीरीज की मैं बता रहा हूँ। तो सीरीज में पहली बात तो नेट पोटेंशियल जो होगा, इक्विवेलेंट जो होगा, वो सीधा सीधा है भैया, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इस तरह से। ठीक है, और इसमें करंट कोई पूछेगा तो करंट जो है क्या हो जाएगा, टोटल सर्किट का जो है इक्विवेलेंट पोटेंशियल E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मान लो n सेल्स हैं, n सेल्स को जोड़े हो Rn, तो एक बाहर का रेजिस्टेंस है, बाकी n इंटू R। ठीक है, अब R अगर सबके अलग अलग हैं तो n R की जगह क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से। समझ गए बेटा। तो ये हमारा सेल का कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो यहाँ पे आप इफेक्टिव इक्विवेलेंट जो रहेगा सब सीधे सीधे जोड़ देंगे। रेजिस्टेंट जो होगा इक्विवेलेंट इंटरनल वाले ये हो जाएंगे, और करंट उसमें कोई पूछेगा तो करंट के लिए हमने बता दिया। ठीक, इसी तरह पैरेलल है, तो पैरेलल में ऐसे बैटरी अगर जुड़ी हुई हैं E1 E2, ठीक है, इस तरह से E1 E2 E3 सबका R1 R2, तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट अगर ईएमएफ निकालोगे तो ये याद रखना बेटा, ये आप याद रखना है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R और डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 1 बाई R2। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस तो भैया आपको रेजिस्टेंस पता ही है, सीरीज में है तो सब जुड़ जाएंगे, पैरेलल में है तो इस तरह से जुड़ेंगे। ठीक, तो ये हुआ। तो करंट इस कंडीशन में, सीरीज वाले में करंट मैंने क्या बताया था, यहाँ पे करंट क्या, अगर सब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और R रेजिस्टेंस सबका सेम है और n सेल्स हैं, तो करंट क्या होगा, E इक्विवेलेंट, यानी कि n सेल्स हैं तो हम सब एक n E हो गया, n E डिवाइडेड बाय n E हो गया, डिवाइडेड बाय बाहर वाला रेजिस्टेंस प्लस n R, जो कि अंदर का रेजिस्टेंस, सारे का रेजिस्टेंस है। पैरेलल हुआ तो यहाँ पे पोटेंशियल तो आप देख लिए, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, इस तरह से डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस R।
लेकिन करंट यहाँ पे निकालना हुआ तो क्या करोगे, यहाँ पे मान लो एम पैरेलल में है, एम सेल्स, ठीक है, एम सेल्स पैरेलल सेल्स हैं, तो क्या करोगे वहाँ पे, अगर मान लो सबका ई होता, ई और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ओके, और नंबर ऑफ सेल्स एम है, तो यहाँ पे करंट क्या लिखोगे बेटा, करंट लिखोगे ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर बाय एम, ठीक है। तो ये करंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग, अगर सबका ऑल बैटरी जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एन जो है सीरीज में है, और एम जो है पैरेलल में है, पैरेलल में, तब क्या हो जाएगा, तब अगर सर्किट में करंट देखें तो क्या हो जाएगा, एन ई अपान आर प्लस एन बाई एम, एन बाई एम आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, उसमें करंट इस समय क्या हो जाएगा, ये है, ओके। तो करंट वाला फार्मूला भी आप याद रखना, कैसे निकालेंगे भैया, इक्विवेलेंट टोटल जो ये है बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बटे टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए टोटल इक्विवेलेंट निकालोगे, तो अगर सेम सब सारे सेम हैं, अगर अलग अलग हैं E1 E2 तो ऐसे निकालोगे, सबका सेम है तो ये करंट इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, और मिक्स्ड ग्रुपिंग है तो इस तरह से करंट निकालोगे, ठीक। तो वही मैं बोल रहा हूँ। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, एम का इसमें भी कर दोगे तो एम आर प्लस एन आर, और एम सबके नीचे है, ठीक है, तो एम ऊपर चला जाएगा, तो आई यहाँ पे देखोगे अगर क्या हो जाएगा, एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर, ये हो जाएगा, ठीक। तो वही, अच्छा एक दो चीज़ें यहाँ पे और आपको याद रखना है, ये देखो करंट इसमें है जो मैंने बताया, ठीक। फॉर ए कंडीशन मैक्सिमम करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट अगर आना है मैक्सिमम करंट के लिए, तो क्या होना चाहिए, एन आर बराबर एम आर होना चाहिए, ठीक है बेटा, एन आर बराबर एम आर। तो ये अगर एम आर बराबर एन आर है तो क्या होगा, उस समय करंट मैक्सिमम होगा, करंट आई मैक्स, ठीक। इसका मतलब हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, यानी कि ये तो नंबर ऑफ सेल्स का मतलब ये हुआ कि तो टोटल रेजिस्टेंस ही हुआ ना, जो बाहर का है, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो एक तरह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के अगर बराबर हो जाए तो उस समय क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा, आई मैक्स, और आई अगर मैक्सिमम होगा बेटा तब क्या होगा, इसमें अगर पावर कोई पूछे P बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर, जब आई मैक्स होगा तो पावर भी तो मैक्सिमम होगा, पावर भी मैक्सिमम होगा, और ये सब कब होगा, जब आर बराबर आर स्मॉल आर, बाहर का जो रजिस्टर लगा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस के अगर बराबर हो जाए तो उस समय पावर मैक्सिमम। तो ये आप दोनों पॉइंट्स याद कर लो, ठीक है, दोनों पॉइंट्स आप याद रख लो।
मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। व्हेन सब रेड बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, देखो आई एंड पी आर मैक्सिमम व्हेन एक्सटर्नल resistance is equal to internal resistance। ठीक, यानी R इज इक्वल टू R। अगर कई बैटरी जुड़ी हैं जो M सीरीज में, M पैरेलल में और उसमें, तो M R को N R के बराबर करोगे। ठीक है, तो इस पे भी सवाल कई बार आ जाता है कि इतने पैरेलल इतने सीरीज हैं तो मैक्सिमम पावर किस कंडीशन में होगा। तो कुल मिला जुला के ये है कि मैक्सिमम पावर के लिए dp/dr इंटीग्रेट करते हैं तो उसको 0, उसको सॉल्व करोगे तो r बराबर r होगा। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। कौन सा कंडीशन? R/R। If identical cells connected in loop in order, then EMF any 2 points of loop is 0। ठीक है, तो लूप का हमने तो पहले ही बताया है 0। वो अभी क्या है कि उसमें भी जब हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे तो और चीज़ें समझेंगे। इफ़ आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन लूप का हो गया। If n identical cells are connected in series and m are wrongly connected, then E net is equal to Ne minus 2Me। अब उसमें ये है ना, wrongly connected का मतलब ये है बेटा, उसमें देखो आप कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मान लो ऐसे ऐसे बैटरी कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये देखो 4 हो गए मान लो ऐसे। अब 5वां जो है ऐसा हो गया ये, तो इन सब के पॉजिटिव टर्मिनल इधर हैं, ठीक है, और इन दोनों के निगेटिव टर्मिनल इधर आ गए। तो अगर सब ई हैं, ई हैं, ई हैं, ई हैं, ई हैं, ई है, तो नेट पोटेंशियल जो आएगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंट, जो ई इक्विवेलेंट लिखोगे वो क्या आएगा? 4 का तो पॉजिटिव है 4E, लेकिन 2 निगेटिव उल्टा जुड़ गए -2E, तो 4 में से 2 निकल गए तो 2E ही बचा। तो ये नेट पोटेंशियल आएगा, समझ गए? तो कई बार क्वेश्चन में दे देता है कि बैटरी उल्टा कनेक्शन कर दी गई। ठीक है बेटा, तो सेल कॉम्बिनेशन के बारे में बेसिकली आपको सीरीज और पैरेलल सेल के बारे में आपको बेसिक आइडिया हो गया। सीरीज में सीधे सीधे इक्विवेलेंट EMF जो है वो E1 E2 E3 हो जाए, और उसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमेशा रेजिस्टेंस की तरह ही जोड़ेगा। सीरीज में है तो R1 R2 R3 हो जाएगा, और पैरेलल हैं तो R1 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह मेन क्या है? इक्विवेलेंट EMF, वो भी पैरेलल में, वो भी जब अलग अलग हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। मैं ये जो बोल रहा हूँ ये आप बिना देखे आंख बंद करके दोहराएंगे मेरे साथ, तभी याद होगा। फिर फार्मूले आपका I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाई जो टोटल रेजिस्टेंस है। पैरेलल में है तो भी E इक्विवेलेंट बटे टोटल रेजिस्टेंस, तो पैरेलल के हिसाब से रेजिस्टेंस निकाल लो। M और N अगर से पैरेलल सीरीज में है तो हमने बता दिया I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस N स्मॉल r बाई M। उसको सॉल्व करोगे तो NE और ऊपर M चला जाएगा तो MNE डिवाइडेड बाई MR प्लस NR। ठीक है, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर वाली कंडीशन क्या होगी? जब नीचे का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। अब आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
तीनों ने बोला है कि भैया ये फार्मूला याद रखना है, इस पे कभी कभी सवाल आते हैं, हालांकि ये केमिस्ट्री का पार्ट है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड आर डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं, बेटा किसी केमिकल का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या वो डिपॉजिट होता है ना, इधर एनोड और कैथोड पे डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट होने लगता है। तो वो डिपॉजिट होने वाला जो मास है वो किस पे डिपेंड करता है, सीधे सीधे क्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर ये प्रोपोर्शन हटाओगे तो m इज इक्वल टू जेड क्यू होता है, और क्यू क्या है, कितना चार्ज फ्लो हुआ। और हमें पता है कि करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू आई टी, तो कितना करंट कितने टाइम तक जो है फ्लो किया तो वो मास के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो इस पे जो है जो फार्मूला है आपका वो ये है, m इज इक्वल टू जेड आई टी। जेड क्या है, एक कांस्टेंट है, उसको फैराडेज कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस भी बोलते हैं उस सब्सटेंस का। तो ये सारे सब्सटेंस के लिए जो उसमें केमिकल जिसका कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग होता है। तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको डिफाइन करने के लिए अगर 1 ग्राम, अब इसी फार्मूले में देखो, इसी फार्मूले में जेड आई टी, तो यहाँ से जेड बराबर देखोगे तो m बाई आई टी। तो अगर 1 ग्राम कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस से, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हो 1 सेकेंड के लिए, ठीक है, तो वो जेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए यूनिट ग्राम इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, ठीक है, यूनिट पोटेंशियल और यूनिट टाइम में, या ऐसे यूनिट 1 एम्पियर को 1 सेकंड तक किसी इलेक्ट्रोलिसिस में फ्लो करने पर जितना मास आता है उसी को क्या बोलते हैं। अगर 1 एम्पियर करें 1 सेकंड तो जेड बराबर क्या आ गया, m आ गया। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हुआ कि 1 एम्पियर को 1 सेकंड तक फ्लो करेंगे तो जितना वहाँ पे डिपॉजिट होगा उसी को जेड बोलते हैं, फैराडेज कांस्टेंट। तो इसमें कंपेयर करेगा, 2 अलग अलग मेटल हैं तो उनमें जो है करंट निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे। ठीक, तो ये हो गया इस तरह से। तो कह रहा है जितना मास डिपॉजिट होगा वो E1 E2 जो है उसके मतलब एक तरह से Z1 बाई Z2 ही तो हुआ। तो कांस्टेंट के बारे में अच्छा, एक यहाँ पे 1 फैराडे एक अलग यूनिट है चार्ज का, उसको 96,500, इसको भी 1 फैराडे बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक चार्ज का यूनिट है, जैसे 1 कूलाम तो आपको पता है, लेकिन कोई बोले 1 फैराडे चार्ज 1F चार्ज है, तो 1F का मतलब आप अपने आप समझ जाओगे 96,500 कूलाम चार्ज है। ठीक, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये उसी पर बेस्ड वो है। अब जो है सेल्स पर कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लो। Upon a 6-fold increase in external resistance of a circuit, voltage across terminal of battery has increased from 5 to 10. Find the EMF. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा दिए तो बैटरी का EMF जो है 5 वोल्ट से 10, तो EMF उसकी एक्चुअल कितनी रही होगी। ठीक है, तो EMF एक्चुअल कितनी रही होगी, पोटेंशियल, ये
वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल जब भी बोले तो इसका मतलब बैटरी के अंदर जो एक रेजिस्टेंट है इंटरनल, उसको हटाने के बाद का पोटेंशियल किसके किसके बीच है, यहाँ और यहाँ के बीच। ठीक है, तो इंटरनल ये ई, यहाँ का जो पोटेंशियल बैटरी का वो ई होता है। तो क्रॉस टर्मिनल जाओगे बाहर बैटरी के टर्मिनल पे, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला भी उसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ बोला है। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है ये बता रहे हैं कि 6 वोल्ट इंक्रीज कर दिए। ऐसे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है, इधर आपकी बैटरी है, ये यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, ये आर। ठीक, तो एक क्रॉस टर्मिनल जो आएगा वहीं इसका पोटेंशियल होगा इस पे जो। ठीक है, और यहाँ पे तो ई है जो इलेक्ट्रोमोटिव है। तो बेटा ये वही बोल रहा है कि पहले बार हम करंट अगर इसमें देखेंगे, मान लो करंट हम लिखें, पहली बार करंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू करंट क्या, वी, हम यहाँ से देखें वी इज इक्वल टू, पहली बार वोल्टेज कितना है, 5 है, तो उस समय करंट क्या रहा इसमें जो है, ई माइनस आई आर। ठीक है, यही तो ये वोल्टेज हुआ। और ये वोल्टेज किसके बराबर है, वहीं आई आर के, इसके क्रॉस वोल्टेज। ठीक है, एक तरह से हम करंट निकाल लें, तो यहाँ से हम, आप इसमें कंफ्यूज मत हो, पहले हम क्या कर दें, करंट ही निकालें। पहले वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंट जो है मान लो आर है, रेजिस्टेंस आर है, वोल्टेज भी है, तो पहली बार में करंट I1 कितना होगा, V बाई आर। ठीक, तो आर कितना, वी कितना है, मान लो 5 वोल्ट है, और आर है, तो ये पहली बार करंट हुआ। दूसरी बार करंट I2 क्या हो जाएगा, अब वोल्टेज 10 वोल्ट हो जा रहा है, कब, जब रेजिस्टेंस को 6 टाइम कर दे रहे हैं, 6 वोल्ट, तो 6 आर हो गया। तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/3 आर, 5/3 आर। तो पहले करंट क्या था, 5/r, अभी 5/3 आर। ठीक, तो ये करंट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा जो इसका रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए बेटा अब क्या करोगे, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों चीज़ें हमको निकालनी है। ठीक है, तो 2 इक्वेशन बनेंगे। अब देखो क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा जब अलग पेज पे करेंगे। तो पहले I1 क्या हो गया, 5/r, I2 क्या हो गया, 5/3r, ये 6R कर दिए थे और वोल्टेज 10 हो गया था। अब देखो I को स्मॉल ही लिखें, I1 और ये I2। तो पहली बार पोटेंशियल लिखते हैं इसका, ये E है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, तो पहली बार लिखते हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट है, R है, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो छोटा R1, ये E1। ठीक, तो पहली बार लिखोगे तो V बराबर क्या लिखोगे, E माइनस आई R1। ठीक, यही तो लिखोगे बेटा, V1 जो कि दिया है, और पहली बार करंट भी I1 था। ठीक, यहीं तो लिखोगे, और दूसरी बार लिखोगे V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। E2 क्या, बैटरी तो वही है ना, बैटरी तो वही है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी वही है, खाली करंट और ये बदल रहे हैं। तो E माइनस I2 और R,
बैटरी तो वही है, तो आर और ई तो सेम रहेगा बेटा, खाली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ जाएगा, करंट चेंज होगा और ये चेंज होगा। ठीक, तो पहली बार में ये 5 दिया है। अब देखो आर I1 की जगह पे यहाँ से हम I1 बाई I2 अगर कर लें तो क्या हो जाएगा, 5/R बाई 5/3R। ठीक है, तो R से R, ये 3 ऊपर, 5 से 5 कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 3/1। एक तरह से ये कन्फर्म हो गया कि I1 इज इक्वल टू 3I2। ठीक, अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ से देखो E निकालना है तो हमको R गायब करना है। तो यहाँ से देखो पहले हम क्या करेंगे, I1 R बराबर, ये इधर करोगे तो E माइनस वी। ठीक, इसी तरह I2 R बराबर E माइनस ये V1 ये V2, यही होगा ना बेटा। तो यहाँ से अगर हम ये करें तो I1 इज इक्वल टू E माइनस V1 बाय R। ठीक, और इसी तरह I2 बराबर करेंगे तो E माइनस V2 बाई R। अब यहाँ से भी I1 बाई I1 बाई I2 कर दें, इसमें इससे डिवाइड कर दें। ठीक है, ये वाले में इससे डिवाइड कर दें तो I1 बाई I2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, E माइनस V1 बाई R बटे E माइनस V2 बाई R। तो यार ये एक तरह से जो बटे में है तो उल्टा करके गुणा कर दो, तो R बाई E माइनस V2, तो R से R उड़ गया। और I1 I2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3/1। तो इधर क्या हो गया, E माइनस V1 बाई E माइनस V2, ये इसके। तो V1 कितना है, पहले 5 वोल्ट था, तो यहाँ से पहले ऐसे कर लो, तो 3E माइनस 3V2 बराबर E माइनस V1। ठीक है, ये E है इधर, 3E इधर ला दो तो 3E माइनस E क्या हो गया, 2E, और ये उधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा उधर, तो 3V2 माइनस V1। अब V2 कितना दिया है, 10 वोल्ट, 10 इंटू 3 कितना हो गया, 30। V1 कितना है, 5, कितना हो गया, 25। ठीक है, तो 2E बराबर 25, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 25/2, कितना आ जाएगा बेटा, 12.5। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना हुआ, 12.4। अब यहाँ पे कोई पूछता बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना हो, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो भी आप निकाल सकते हो। इसमें किसी भी इक्वेशन में आप जो है यहीं पे रख दो, यहाँ पे रख दो, तो यहाँ E निकल चुका है, I1 पता है। ठीक है, तो उसमें R1 R2 करके फिर डिवाइड करोगे, E इज इक्वल टू लिखोगे, E इज इक्वल टू V प्लस I1 V1 प्लस I1 R। इसी तरह इसका भी लिखोगे, E बराबर V2 प्लस I2 R। इसको डिवाइड करोगे तो E1 से E से E कट जाएगा, इधर के वैल्यू में R आएगा, और I1 I2 के रेशियो का जो पहले से हम निकाले हैं तो वहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल लोगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह के थोड़ा ट्विस्टेड सा क्वेश्चन था, तो फाइनली क्या आ गया, 12.5। मतलब बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं था, सीधा सीधा नहीं था, थोड़ा सा ट्विस्टेड था। फिर इसी तरह इसमें टू सेल्स PQ कनेक्टर सर इन सीरीज है,
ईच एन EMF ऑफ 1.5 इंटरनलाइजेशन दिया है दोनों का। फाइंड द करंट थ्रू देम एंड वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल। सीरीज में जोड़े हैं बेटा, तो इंटरनल तो एक का अगर EMF 1.5 है तो दोनों का EMF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है तो 1 और 0.5 है तो 1.5 हो जाएगा। तो करंट हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन में दम नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन Z दिया है, जो कि कांस्टेंट होता है, दिया है। कह रहा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट एंड केमिकल इक्विवेलेंट कॉपर का W है। देन डिटरमिन द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। ठीक है, हाइड्रोजन इज ZH kg पर कूलाम है। अच्छा, ZH पर कूलाम, 1 कूलाम चार्ज वो करने पर इतना ZH आता है। देन डिटरमिन इलेक्ट्रॉन, तो वही है कॉपर और उसका ये करने पर। अच्छा, हाइड्रोजन का 1 होता है पर कूलाम, 1 कूलाम वो जाने पर 4 पे जितना डिपॉजिट होता है मास 1 होता है। ठीक है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहे हैं मास, फाइंड मास डिपॉजिट। तो मास M इज इक्वल टू ZIT। तो ZIT है, Z भी दिया है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर Z दिया है, कितना मिनट तक उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, I जो है एम्पियर में दिया है। ठीक, तो ये हो जाएगा। ये केमिस्ट्री वाला पार्ट जाता है इधर। चलो, फिर आता है, तो सेल्स के बारे में ऑलमोस्ट सेल हम समझ चुके हैं। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, ये थर्मोकपल के बारे में है। थर्मोकपल आई थिंक ये जो है थर्मोकपल, ये आई थिंक नीट में है नहीं, हालांकि इसमें कुछ है नहीं। 2 मेटल होते हैं, कोई अलग अलग मेटल हुए, दोनों को अगर जोड़ दिए, ठीक है बेटा, उसके बाद उनके एंड को अलग अलग टेम्परेचर पर रखेंगे। एक का टेम्परेचर T2, मान लो एक साइड को गर्म करें, एक साइड का ठंडा है, तो जाहिर सी बात है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स गर्म करोगे तो और निकलेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे एक साइड में, जिधर गर्म करोगे, जिधर ठंडा है उधर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो एक तरह से रिलेटिवली इस पे इधर पॉजिटिव हुए चार्ज और इधर निगेटिव हुए, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इनके जनरेट। अगर यहाँ से हम एक कोई बाहर वायर से इधर से जोड़ें, तो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है इधर से इधर आने लगते हैं। ठीक है बेटा, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। यही है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब टेम्परेचर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें एक हॉट जंक्शन होता है और एक कोल्ड जंक्शन होता है। न्यूट्रल टेम्परेचर बोल रहे हैं कि दैट टेम्परेचर हॉट जंक्शन फॉर विच थर्मो EMF प्रोड्यूस मैक्सिमम हो। ठीक है, तो ये, तो इस पे टेम्परेचर इन्वर्जर बोल रहे हैं कि ये हॉट जंक्शन का वो टेम्परेचर है जिसमें EMF क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, और उसके नीचे जाओगे तो EMF उल्टा हो जाए, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाए और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन, इस पे जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आप डेफिनेशन के लिए खाली समझ लीजिए। पेल्टर इफेक्ट सीबैक इफेक्ट का उल्टा है बेटा। अब वहाँ पे क्या था, टेम्परेचर अलग अलग करते थे तो उसमें EMF जनरेट हो जाता था। इसमें क्या है कि करंट उस पर पास करोगे 2 मेटल के जंक्शन पे, तो उसमें हीट उत्पन्न होगा, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। तो ये रिवर्स है,
वहाँ टेम्परेचर दे रहे हैं, एक को ठंडा एक को गर्म कर रहे थे, तो उसमें पोटेंशियल जनरेट हो रहा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम करंट, मतलब उसमें पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, उससे करंट पैदा होता अगर जोड़ देते बाहर। यहाँ पे करंट हम दे रहे हैं तो उससे टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंशिएट, टेम्परेचर कितना डिफरेंशिएट दोनों के बीच डिफरेंस आएगा, तो उसके लिए है। तो वही कह रहा है, तो इसमें कितना हीट इवॉल्व होगा या वो होगा, तो पाई आई टी, वेयर पाई क्या है, टी डी बाई डी टी, कितना पोटेंशियल पे कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह थॉमसन इफेक्ट, ये सब आपके से मतलब उसमें नहीं है, तो इन सब पे आप बहुत फोकस नहीं करना है बेटा। ये सब वो हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, फिर भी आप क्रॉस चेक कर लेना कि नीट के सिलेबस में है या नहीं है। ठीक, चलो, तो इधर ये क्वेश्चन उन्हीं सब पे हैं। अब अगला आ जाता है बेटा किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आई थिंक टाइम भी हो गया है काफ़ी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इससे क्या है कि सर्किट के कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो उनको आप जो है ईजिली बहुत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। दो लॉ हैं किरचॉफ्स के, दोनों का बहुत इम्पोर्टेंस है, ये दोनों हम पढ़ लेंगे बेटा, तो फिर मज़ा आ जाएगा। पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी ना झमाझम फिर लगाना शुरू करेंगे। किरचॉफ्स लॉ का इवन इतना इम्पोर्टेंस है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये वो सारी चीज़ें निकाल लेंगे। उसके बाद फिर ज़्यादा बचता नहीं है, फिर अपना पोटेंशियोमीटर आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज आएगा, और फिर क्या आएगा, अमीटर और वोल्ट मीटर, जो कि मेजरिंग, जो करंट और वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे। फिर क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, जो मज़ा आएगा ना, फिर बता रहा हूँ कि आनंद आ जाएगा आपको। और इतना क्वेश्चन जब आप करोगे ना, जितना मैं कराऊँगा, तो उसके बाद आप फिर अलग से कुछ आपको करना ही नहीं है, उतना करके आप रिलैक्स हो जाओगे। बट जितना किए हो उतना या उस तरह के क्वेश्चन आप करने की क्षमता रखे रहोगे, ऐसा नहीं कि करके एक बार लगा के बैठ गए। उसी तरह के, उस टाइप के या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप कर सको। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर बड़ा है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, बट मज़ा भी आ रहा है इसको। तो अभी आज जो पढ़ाया गया, आज या कल जो भी पढ़ाया गया था बेटा, पावर से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें हैं, आंख बंद करके अगर आप समराइज करें तो पावर क्या है, पावर वी आई है, आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर बाई आर, जो भी है। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उस पर पावर और वोल्टेज मेंशन होता है, तो उसके हिसाब से हमें अब पैरेलल कम्बिनेशन में या सीरीज कम्बिनेशन में पावर निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। आप अगर भूल भी गए कि पैरेलल में सबका P1 प्लस P2 प्लस P3 और सीरीज में 1/P1 1/P2 इस तरह, तो आप क्या करोगे, वी और पावर दिया है तो वहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लो हर अप्लायंस का, उसके हिसाब से फिर आगे सर्किट में जो भी है, पैरेलल में है तो वी स्क्वायर बाई आर, सीरीज में है तो आई स्क्वायर आर, उसके हिसाब से आप सब निकालोगे। ठीक है, और उसके पहले जो हमने पढ़ा था करंट के बारे में, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वो सब माइक्रोस्कोपिक जो पार्ट पढ़े थे, मतलब करंट का जो बेसिक है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, उन सब पे, उस पे से क्वेश्चन तो पक्का आता है, तो वो आप ज़रूर याद रखना। ठीक है बेटा,
फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद और अच्छे अच्छे चैप्टर आएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक, और जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह। उससे पहले थोड़ा मैग्नेट के बारे में रहेगा, मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, इन सब के बारे में बहुत मज़ा आने वाला है आगे। ठीक है, आप लगाते रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को अगर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो और भी मज़ा आता रहे। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे किरचॉफ्स लॉ। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप क्या करोगे, मुझे तुरंत कमेंट कर दोगे। ओके।